गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। ये हमारा डे 6 है, करंट अफेयर्स प्लस एक स्टैटिक क्वेश्चन का डे 6 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। एक स्कीम है साइंस एंड टेक में, दैट इज विश्वासाय, जो कि आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है। एंड बिहार हुज ट्रेजेडी एक बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। ठीक है। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिकॉज मेरी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है कि जो साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स हो ना, थोड़े मेरे मैकेनिक लगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बट प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, मैं भी वहां पे टैकल करती हूँ एग्जाम हॉल में, तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हैंडल करती हूँ, बीइंग अ नॉन साइंस या साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। आप देखे होंगे कि 1858 पूछ चुका है, 1896 या 91 पूछ चुका है। ठीक है। तो अब इस बार की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, 1909, ठीक है, 1919, 1935 एंड एक और है 1980, 1833। ये जो चार एक्ट्स है ना, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का से पक्का आने वाला है, इसलिए मैं कहूंगी कि ये चार जो टॉपिक है ना, वो आप प्रिपेयर कर लो। सो लेट्स begin our class with Act of 1935. So basically, it came into effect in 1937. It was based on the report of a committee, Lord Linglithgow. लिंगलिथगो ने एक कमिटी फॉर्म हुई थी, जो लिंगलिथगो ने हेड किया था, एंड उस बेसिस पे ये एक्ट आई थी। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या चीजें हुई थी बैकग्राउंड में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 लाया था। आपको पता होगा 1928 में साइमन कमीशन फॉर्म हुई थी, वही 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी हुआ था, प्लस हमारे 1930 से लेके 32 तक राउंड टेबल हुए थे, एंड राउंड टेबल्स में हमारे व्हाइट पेपर बने थे, एंड प्लस इलेक्टोरल रिफॉर्म बाय लोथियन कमीशन। सो दीज वेर द बैकग्राउंड ऑफ एक्ट ऑफ 1935, जो कि कल्मिनेट हुए इन द एक्ट ऑफ 1935, एंड ब्रिटिशर्स ने एक 1935 एक्ट लाया। फीचर्स क्या क्या है, अगर ये देखिए शॉर्ट आंसर्स में ही आएंगे तो आपको इतना कंटेंट है ना, 2 पेज में तो लिखना ही है, दैट विल मेक योर आंसर कंप्लीट। ठीक है। पहले पेज में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे, इश्यूज लिखेंगे, एंड ऑब्जेक्शंस लिखेंगे, एंड वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखेंगे। वे फॉरवर्ड तो इसमें होगा नहीं, आप कंक्लूजन लिखोगे। तो फीचर्स क्या था, फीचर्स ये था, ऑल इंडियन फेडरेशन हम लोग फॉर्म करेंगे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस होगी प्लस प्रिंसली स्टेट होगी। ये वाली जो प्रोविजन थी ना, ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। ठीक है। तो कुछ चेंजेस उन्होंने सेंट्रल लेवल पे किया था, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे किया था। तो आइए देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चेंजेस किए थे, एंड व्हाट वेर द फीचर्स। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस, बायकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस, काउंसिल ऑफ स्टेट उन्होंने बनाया था, प्रोविंसेस से जो होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन होके आएंगे, प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट होगी, फेडरल असेंबली होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपका फीचर्स जो है, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जो 1909 में इवॉल्व हुई थी, वो एंग्लो इंडियन को दे दिया गया, क्रिश्चियन को दे दिया गया। ठीक है। रिजर्वेशन टू वुमेन दे दिया गया, डिप्रेस क्लासेस को दे दिया गया, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी जो थी वो एबॉलिस्ड हो गई, फ्रेंचाइजी वॉज एक्सटेंडेड, यही फ्रेंचाइजी जो था वोटिंग का कुछ पैटर्न प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो था वो आपका एक्सटेंड हो गया, फेडरल कोर्ट एंड आरबीआई सेटअप हुई थी, 2 न्यू प्रोविंसेस वे सेटअप, दैट इज सिंध एंड ओडिशा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, ये आपके लिस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। प्रोविंशियल लेवल पे क्या क्या हुआ था, उन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई थी। ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर रिमूव्ड, गवर्नर वेर अपॉइंटेड बाय क्राउन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेर चूजन फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वेर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ऑल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली वेर डायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि यहाँ पे कहा हुआ है। एंड बाय कैमरल ना कुछ कुछ प्रोविजंस में ला दिए गए थे, जैसे बंगाल, आसाम, मद्रास, यूपी, बिहार एंड बॉम्बे। ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स थे। कम से कम आप तीन तीन फीचर्स एट सेंट्रल लेवल, एट प्रोविंशियल लेवल लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपका स्पेस भी कवर करेगा एंड एग्जामिनर को इम्पैक्ट देगा, यू नो समथिंग। ठीक है। फिर उसके बाद हम इश्यूज की बात करेंगे। ओनली ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड अमेंड द एक्ट। एक्चुअली क्या था ना, इंडियन को ना अभी भी पावर नहीं दी गई थी अमेंडमेंट ऑफ दिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को अमेंड करने के लिए। रिलीजन एज द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो आपका पता है कि इन्होंने मतलब कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई थी, वही फूट डालो एंड राज करो की राजनीति इन्होंने यहाँ पे भी अडॉप्ट की थी। ओनली पीपल विथ प्रॉपर्टी कैन वोट, ये जो यहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी एक्सटेंड की थी, तो मैंने बोला था कि वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया गया था।
फिर इमरजेंसी प्रोविजन जो गवर्नर को दे दी गई, अभी भी आप देखोगे कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी प्रोविजन है, वो भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से ही कहीं ना कहीं इवॉल्व होती है। 40% ऑफ द प्रोविंशियल बजट, यहाँ मैंने बजट नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, प्रोविंशियल बजट वाज नॉन वोटेबल एंड 80% ऑफ सेंट्रल बजट वाज नॉन वोटेबल। ये कहीं ना कहीं इशू थी, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो वाज गिवन टू गवर्नर जनरल। अगर कुछ इश्यूज पे अगर वीटो दे दिया गवर्नर जनरल तो वो इशू वहां पास नहीं होगी, ठीक है। कुछ कुछ ऑब्जेक्शन किया गया था, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई ऑल इंडिया फेडरेशन क्यों, क्योंकि वो तो एक अलग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने बोला कि 1/3 प्रिंसली स्टेट को जो नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट नॉट सरेंडर देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट को भी डर था कि ये हमारी पावर ले लेगी। तो इसका कंक्लूजन आप 1935 का क्या लिखोगे कि 1935 एक्ट paved the way for the Act of 1947, and somehow today also we can see that our structural polity, structure जो polity है वो Act of 1935 पे ही basis है। चाहे वो हमारा फेडरल हो, रिजर्व लिस्ट हो, या जो भी हो, बायकैमरलिज्म हो, वो कहीं ना कहीं जो structural part of our Indian polity है या state है, it is derived from Act of 1935। ठीक है, कंक्लूजन में ये जाएगा, pave the way for 1947 and today also the structural part of Indian polity is derived from Act of 1935। ये कंक्लूजन में आपकी जाएगी, ठीक है। दूसरा टॉपिक है विश्वासाय। मैं आपको बोली कि मैं साइंस एंड टेक की एक्सपर्ट नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट मैं आपको बेसिकली थोड़े थोड़े बता देती हूँ कि नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने की बात हो रही है। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट ऑफर्स ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। अगर आपको पता हो गूगल ड्राइव मिलता है, तो वो क्या करता है ना, गूगल आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देता है। मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लिए ना कुछ बना के एक सॉफ्टवेयर दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लॉकचेन दिया जा रहा है वैसे ही सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, आप बस उसे कुछ पैसे पे करो एंड आपके उस सर्विसेज को यूज कर सकते हो। समझ रहे हो, थर्ड पार्टी ने कुछ डेवलप करके दे दिया, तो इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे गूगल ड्राइव का तो आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, स्केल कर सकते हो कि और परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा प्राइवेसी वाला भी इशू हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो विश्वासाय है, नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस दे रहा है कि मैं ये ब्लॉकचेन डेवलप किया हूं, आप इसे यूज करो, मैं थोड़े पैसे लूंगा इसके लिए, आप ये सर्विस यूज करोगे। तो यही बेसिक आइडिया है विश्वासाय जो स्कीम है उसका, ठीक है। With a geographical distribution infrastructure designed to support various permission blockchain application। आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन करप्टेबल है। वो एक लेजर है जो नॉन करप्टेबल है एंड ये ट्रांसपेरेंट है। कोई भी जाके इसमें ऐसे ही ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो ऑथेंटिफाई होता है हर एक नोड पे, तब जाके वो एक ट्रांजैक्शन बनती है। इसे करप्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। एक हैकर एक कंप्यूटर को हैक कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन से जितने भी कंप्यूटर्स या सोर्सेस या नोड्स जुड़े हैं उसको हैक करना इज इम्पॉसिबल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बताया कि आप एक इमेजिन करो कि गूगल ड्राइव है, तो आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, वो आपको स्पेस देती है, स्टोरेज देती है, इट इज क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। वैसे ही ब्लॉकचेन वाला ये थर्ड पार्टी आपको कोई प्रोवाइड करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड अंडर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर ब्लॉकचेन, ठीक है। तो अब फीचर्स क्या है, आप फीचर्स को ऐसे ही डायग्राम में लिखना कि इट इज रैपिड ई टू ई है, ठीक है, परमिशन ब्लॉकचेन है, ठीक है, रेडी टू यूज सिक्योरिटी है, ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर है एंड प्रोडक्शन सेटअप है। ये क्या करेगा ना, कुछ कुछ ये कंटेनर बना के रखेगा कि आप बस जाओ वहां पे रजिस्टर करो, कुछ फी पे करो एंड आपका प्रोडक्शन सेटअप हो जाएगा, आप उसे आराम से यूज कर पाओगे। ब्लॉकचेन स्पेसिफिक सिक्योरिटी, आपको पता है ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर है, इट इज इनकरप्टेबल एंड काफी ट्रांसपेरेंट है, इसको इजीली हैक नहीं किया जा सकता है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्योंकि एक जगह ये स्टोर नहीं रहेगी, ये 3 जगहों पे स्टोर रहेगी, दैट इज हैदराबाद, पुणे एंड भुवनेश्वर। फ्रेमवर्क ऑगमेंटेड विद डॉक्यूमेंटेशन टू ईज ऑनबोर्डिंग, मतलब क्या है ना, फ्रेमवर्क ऐसा इजीली डेवलप किया गया है कि आप ना ऑनबोर्डिंग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काफी आसानी से कर जाओ। जो छोटे मोटे प्लेयर हैं जिनको हेजिटेशन है ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के लिए, ये आराम से है ना, कुछ मिनिमल फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, फैसिलिटेट एनेबलिंग ट्रस्ट बाय डेवलपिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये आपको एक फैसिलिटेट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करता है। एड्रेस चैलेंजेस बाय ब्लॉकचेन एडॉप्टेशन अक्रॉस वेरियस स्टॉक होल्डर। देखिए ब्लॉकचेन है ना थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन जब आपको एज अ सर्विस थोड़े से पैसे देके आपको स्टोर करना मतलब आप ब्लॉकचेन यूज कर सको, तो एक छोटे मोटे प्लेयर भी ये ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर सके एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एश्योरेंस, वही कि ब्लॉकचेन काफी
करप्टेबल नहीं है एंड हैक करना उसे आसान नहीं है, तो काफी सिक्योरिटी देती है। तो इसके कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि इंडिया को ना मतलब थोड़ा सा डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए ये हेल्प करेगा। और हमारे जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस को एक ट्रांसपेरेंट तरीका देगा आपको बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार हूच ट्रेजेडी। हूच ट्रेजेडी आपको पता है, वो जो इलिसिट लिकर मिलते हैं, मतलब जो इलिसिट को हिंदी में बोलते हैं कि जो ब्लैक मार्केट में बिकती है, ठीक है, वो पाउच में मिलते हैं, आपने देखे होंगे गांव वगैरह में, वो पाउच वगैरह में 10 रुपए का या 20 रुपए का वो बेचते हैं। सो उसको पीने से क्या होता है ना, वो बेसिकली जो ड्रिंक होती है वो इथानॉल होती है, बट वो कुछ ज्यादा दिन तक हो जाती है तो शायद वो मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड मिथानॉल जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, इसके वजह से डेथ हो जाती है। क्योंकि ये साइंस वाला थोड़ा है, तो मुझे जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो इथानॉल बेस होती है, लेकिन जो हूच ट्रेजेडी होती है वो कहीं ना कहीं मिथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक एंड पीपल डाई ड्यू टू दिस। मिथानॉल जो वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके वजह से वो मर जाते हैं। तो अक्टूबर में क्या हुआ था, सारण और सिवान डिस्ट्रिक्ट में ना 35 लोग मर गए थे, यही हूच ट्रेजेडी की वजह से, एंड ऑन एंड ऑफन, क्योंकि आपको पता है बिहार इज अ ड्राई स्टेट, यहाँ पे लिकर बैन पॉलिसी आई थी 2016 में। तो यहाँ पे इलीगल मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग काफी हो गई है। इस वजह से क्या होता है, इलीगल जब ये लिकर बेचे जाते हैं तो काफी लोगों की डेथ हो गई। अगर आपको रिसेंटली पता हो, तमिलनाडु में भी 100 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, बल्कि वहां तो इलीगल भी नहीं है, बट ये छोटी मोटी इंसिडेंसेस हूच ट्रेजेडी होते रहती है। सो बेसिकली ये आर्टिकल 47 में डील करता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, बोलता है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स शैल endeavor to bring about prohibition consumption of intoxicating drinks which are injurious to health in line with the Gandhian principle। तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हो कि क्यों बैन है बिहार में, तो इट इज इन कंकरेंस विद द आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली बिहार में 1 अप्रैल 2016 को ना लिकर बैन पॉलिसी आई थी, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज एक्ट आपका 2016 में ये पास हुआ था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं, बिहार में ना 1970 में कर्पूरी ठाकुर ने बैन लगाया था, ठीक है, जो कि 11 सीएम थे। लेकिन इंडिया में ये काफी पुराना है, ये गांधी जी का बहुत ही फॉरगो है, इसीलिए ये हमारा कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 में आया है। एंड स्टेट्स लाइक गुजरात, मिजोरम, नागालैंड में भी ये बैन है। अगर आपको मालूम हो कि 1995 में एंटी अरक मूवमेंट भी हुआ था आंध्र प्रदेश में, जो काफी सक्सेसफुल हुआ था, वो वुमेन लेड कम्युनिटी लेड लिकर बैन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अब हुच ट्रेजेडी पे आप क्या बात करोगी, क्या बैन ऑन ड्रिंक्स या बैन ऑन लिकर, इज इट गुड और बैड? तो हम बोलेंगे यस इट इज गुड, बिकॉज लैंसेट रिपोर्ट बोलता है वेयर अल्कोहल यूज इज देयर मेन आर ओबीस एंड ओवरवेट। लैंसेट बोलता है कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू ओबिसिटी, एंड ये जहाँ पे ज्यादा कंजम्पशन है अल्कोहल की, तो वहां मेन लोग ओबीस है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में तमिलनाडु का दे सकते हो, जहाँ 60% जो पॉपुलेशन है ना, वो ओबीस कैटेगरी में आती है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5 बोला है कि देयर हैज बीन डिक्रीज इन इमोशनल वायलेंस एंड 3.6% सेक्सुअल वायलेंस। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कम करता है। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड द लिकर बैन पॉलिसी इन बिहार। बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 76.4%, क्राइम रेट हैज डिक्रीज बाय 63.72% एंड रोड एक्सीडेंट हैव बीन डिक्रीज बाय 69.9%। तो देख लो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है लिकर बैन से। क्राइम भी रिड्यूस हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस भी रिड्यूस हुआ है, रोड एक्सीडेंट भी, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव के भी केसेस होते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं भाई, लिकर बैन को तो नहीं बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल स्टेट लॉस हो जाता है। एक तो एक्साइज रेवेन्यू जो आपका अल्कोहल से आता है वो तो लॉस होता है, प्लस इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो होता है कि लिकर बैन का, वो भी बहुत ही बढ़ जाता है। तो कहा गया कि 7 साल में ना लगभग 40,000 करोड़ बिहार गवर्नमेंट को, बिहार एक्सचेकर को लॉस हुआ है। नेबरिंग स्टेट में परमिटेड है, नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, यूपी। अब वहां से तो इलीगल लेकर आ ही जाता है, आपको भी मालूम है, नेपाल से यहाँ पे आती है, ये किसी से छिपी बात नहीं है, झारखंड से आ जाती है, यूपी से आ जाती है। बिहार बीइंग ड्राई स्टेट, यहाँ पे लोगों को ड्रिंक आसानी से मिल जाती है, ठीक है। हुज ट्रेजेडी होता है बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। फिर बर्डन ऑन जुडिशियरी, अब क्योंकि जब लिकर बैन हो गया तो अगर कोई पी लेता है तो उसकी वजह से उस पर केसेस होते हैं, केसेस होते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो जुडिशियरी का बर्डन बढ़ेगा, एंड ऑलरेडी आपको पता है कि जुडिशियरी इज ओवर बर्डन विद द केसेस। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन इलिसिट लीगल ट्रेड। अब क्या हो गया कि जब इलीगल हो गया ना, तो कहीं ना कहीं वुमेन एंड चिल्ड्रन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड इसमें कवर हो रहा है। पहले क्या होता था, मेल इन्वॉल्व होते थे तो उन्हें पकड़ लिया जाता था, तो अब नए नए तरीके से बच्चों को, वुमेन को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस इलीगल ट्रेड में। रिवर्ट टू अदर ड्रग्स, ठीक है, अदर ड्रग्स जैसे गांजा, कोकेन एंड अदर साइकोट्रोपिक ड्रग्स
पेनिट्रेट डीपली इनटू रूरल, सूखा नशा। एक्चुअली अगर आप पढ़े होगे तो जो ऑपोजिशन बोलता होगा कि नीतीश कुमार के जो ये पॉलिसी है वो बोलता है कि सूखा नशा बढ़ गया है, एंड इट इज ट्रू। यहाँ पे आपको एलएचडी वगैरह आपको आराम से मिलने लगे हैं, एंड चूंकि दारू या शराब नहीं मिल रही है तो जो यंग पीपल है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होके इन ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है एज कंपेयर टू अल्कोहल। और हिस्टोरिकल फेलियर भी है, तमिलनाडु में भी इंप्लीमेंट हुआ था, केरला में भी इंप्लीमेंट हुआ था, तो इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मॉडल। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड यही लिखेंगे कि लाइक एंटी अरक मूवमेंट इन 1995 जो आंध्र प्रदेश का है, आप यही डायग्राम बना देना, ठीक है। वुमेन लेड कम्युनिटी बेस्ड है, यहाँ पे हमारी जीविका दीदी है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वो क्या कर सकती है? मॉनिटर कर सकती है, अगर कोई इलीगल सेल हो रहा है तो उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना इंसेंटिवाइज करना होगा, जब आप इंसेंटिवाइज करोगे ना तब रिपोर्टिंग बढ़ेगी, एंड मोर पार्टिसिपेशन एंड मोर एम्पावरमेंट। ऐसे क्या होगा कि अगर जीविका दीदी के हेल्प से अगर रिपोर्ट हो रही है तो जो आसपास की वुमेन है वो भी एम्पावर होगी, उनको भी लगेगा कि अच्छा ठीक है, मेरा आदमी अगर पी रहा है तो मैं जाके रिपोर्ट करूंगी कि ये यहाँ से उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी एनहांस करेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको ये लिकर का जो सेल है, इलीगल सेल है, उसको भी कम करेगा। तो इसके कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि नो डाउट लिकर बैन इज इन लाइन विद द आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। हेंस रादर देन क्या बोलते हैं, मेकिंग लिकर legal, we should focus more on implementation aspect of liquor ban policy, and we should try to strive that the implementation are done properly, so that the full क्या बोलते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो फुल आपका जो ये पॉलिसी है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके, एंड जो कि वो हेल्प करेगा एक स्टेट को या वुमेन को, जो भी है वो एम्पावर करने में करेगा। और दिस कुड बी डन थ्रू कम्युनिटी लेड या वुमेन बेस्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन में चला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे बेस है, इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वुमेन को भी एम्पावर करेगा। रादर देन लीगलाइजिंग इट, वी शुड मोर फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट, एंड इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना होगा। ठीक है, क्योंकि ये गुड इंटेंट में गवर्नमेंट ने लाई थी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको नियर एंड डियर वंस को ये अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज शेयर ये इनिशिएटिव को, एंड ये जो मटेरियल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। टिल देन